पीटी के मॉक टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आता जाएगा, मैं आपको समझाता जाऊंगा उसके आंसर्स। हम लोग ने कोशिश किया है कि जितने भी अभी तक पीजीटी के एग्ज़ाम जहाँ पे भी हुए हैं सारे क्वेश्चंस इसमें दे दिए हैं। ठीक है, 4-5 सीरीज़ 10 सीरीज़ का पूरा ये है। पहला ये हमारा पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में भी काफ़ी 10-15-20 क्वेश्चन से ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, तो इसको मैं आपको समझाता भी जाऊंगा और आप क्वेश्चंस एक बार अपनी एबिलिटी भी जज करते जाइए कि आप ये कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्लान है पहले पीजीटी का पूरा कर देंगे, उसके बाद यूजीसी का भी हम लोग करेंगे, लेकिन आप प्रिपरेशन पहले पीजीटी का करने के बाद टीजीटी का देख लीजिएगा, फिर यूजीसी का देख लीजिएगा। ये नहीं कि खाली पीजीटी का हमें एग्ज़ाम देना है तो केवल पीजीटी का पढ़ के जाएं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पीजीटी से ही मिलेगा, टीजीटी से ही मिलेगा और यूजीसी नेट से भी मिलेगा। ठीक है, तो पहले तो हम लोग पीजीटी का जितना अभी तक क्वेश्चंस आए हैं उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे चल के कोशिश रहेगा कि एग्ज़ाम के पहले सारा कुछ हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, वह लेखांकन अवधारणा जहां व्यवसाय इसके स्वामी के अलग अस्तित्व रखता है। तो इसमें आपको हो सकता है आप इंग्लिश मीडियम के हों तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे उस अकाउंटिंग एजम्पशंस और कॉन्सेप्ट्स के एजम्पशंस के बारे में बताना है जहाँ पे हम लोग ये मानते हैं कि अकाउंटिंग जो है वो बिज़नेस से अलग अपने आप को मानता है, मतलब बिजनेसमैन अलग है और अकाउंटिंग फर्म अलग है। तो आंसर है चलन संबंध अवधारण दैविक, ये आपका डुअल कॉन्सेप्ट है। चलन वाला आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है और तीसरा आपका व्यवसायिक वाला है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है और जो नीचे वसूली है ये रिकवरी कॉन्सेप्ट है। आप डिसाइड करिए क्या इसका आंसर हो सकता है। हो सकता है आपने सही गेस किया, इसका आंसर सी है। इसका हम लोग बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सिंपली आपको पता है, वो क्लियरली बोलता है बिजनेस अलग है और बिजनेस का जो ओनर है वो अलग है। उनके जो भी, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया जाता है, इसीलिए कैपिटल अकाउंट अलग से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट, लेखांकन के स्वत अवधारणा लागू होती है। एकल स्वामी, अब स्वत अब मतलब क्या होता है, एंटिटी। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट कहाँ पे लागू होता है, तो अब आपको बताना है। एकल स्वामी मतलब प्रोप्राइटरशिप में लागू होता है, साझेदारी मतलब पार्टनरशिप फर्म में लागू होता है, या फिर संयुक्त प्रबंधक प्रमण स्थल पर, या फिर उपरोक्त सभी पर। तो यहाँ पे 3 अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये आपका तीसरा जॉइंट स्टॉक कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहाँ पे लागू होता है, कौन सा, एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट जो लागू होता है वो सोचिए किस पे होता है। हो सकता है आपका आंसर सही हो, आंसर आपका सी है। ठीक है, तो यहाँ पे संयुक्त मतलब जो आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है उस पे लागू होता है ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्यों, क्योंकि जो एकल स्वामी मतलब प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कुछ भी ऐसा ड्राइंग अकाउंट नहीं होता। वहाँ पे सिंपली आप कंपनी के ओनर भी होते हो, कंपनी आपके साथ होता है, और वही चीज़ पार्टनरशिप फर्म में भी होता है। यहाँ पे भी कोई ऐसा जॉइंट अलग से कंपनी का अकाउंट नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे भी आप कंपनी के साथ ही होते हो, लेकिन जब आप जॉइंट स्टॉक कंपनी ओपन करते हो तो आप एक सेपरेट एंटिटी बन जाते हो। तो इसीलिए यहाँ पे सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट लागू होता है। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट, लेखांकन समीकरण आधारित है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि लेखांकन मतलब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो हम लोग करते हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं वो किस पे बेस्ड है। तो अकाउंटिंग एंट्री किस पे बेस्ड है, पहला है चालू व्यवसाय अवधारणा पर, उसके बाद है दिव्यपक्ष मतलब यहाँ पे डुअल एंट्री होता है, डुअल एंट्री अकाउंटिंग। उसके बाद मुद्रामान मतलब मनी मेजरमेंट, और लागत मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो किस में आता है, लेखांकन मतलब अकाउंटिंग जो हम नोट करते हैं वो किस में आता है। तो सिंपल सा है, वो हमारा आता है डुअल एंट्री में।
डुअल डुअल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में। तो पॉइंट नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है, देखिए इसके इंग्लिश वर्जन बहुत कम अवेलेबल हैं, इसीलिए मैं आपको इंग्लिश में धीरे धीरे समझा के आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप कोशिश करिए, आपको भी आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, लेखांकन का वसूली सिद्धांत लागू नहीं होता। वसूली मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रिकवरी। तो रिकवरी का सिद्धांत जो है वो कहाँ पे लागू नहीं होता है। तो पहला है दीर्घकालीन। दीर्घकालीन का मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म निर्माण, शॉर्ट टर्म कोई हम कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं उसमें लागू नहीं होता, या फिर रेलवे यात्रा में लागू नहीं होता, या फिर खाद्यान्न उद्योग में लागू नहीं होता, खदान उद्योग में मतलब माइनिंग में, या फिर सर्विस उद्योग में। तो कहाँ पे ये लागू नहीं होता है वसूली का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है, सोचिए आप लोग। हो सकता है आपने सोच लिया, अब मैं बता दूं आंसर। पहला है। पहला क्यों है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म, दीर्घकालीन का मतलब हो गया शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के बिजनेसेस में ये हमारा रिकवरी का जो सिद्धांत है वो लागू नहीं होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी व्यवसाय में संपत्ति का आशय क्या है। संपत्ति मतलब क्या हुआ, एसेट्स। तो आप सोचिए क्या होगा इसका आंसर, समझ में आ गया होगा आपको। एसेट्स का क्या होगा, लिख लीजिए कॉपी में। तो सिंपल सा बात है, आपको फॉर्मूला याद होगा, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। वही फॉर्मूला यहाँ पे देखना है आपको। कैपिटल मतलब क्या हुआ, पूंजी, दायित्व मतलब लायबिलिटी। तो पॉइंट नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक है, अगर आपने सही लगाया है तो वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट। यदि एक फर्म अपने ग्राहक को प्राप्त अग्रिम मतलब एडवांस राशि को अपनी आय मान लेती है तो निम्न में किस अवधारणा का उल्लंघन कर रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पैसा हमको एडवांस में मिला और हमने उसको नोट कर लिया अपने अकाउंटिंग में और उसको इनकम मान लिया। नोट करना तो अच्छी बात है, लेकिन हमने उसको इनकम मान लिया, तो उस कंडीशन पे अब कौन सा जो हमारा एजम्पशन है, जो कौन सा हमारा कॉन्सेप्ट है जिसको गलत मान लिया गया, मतलब उसके अकॉर्डिंग ये नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा, सोचिए। तो इसका आंसर होगा पॉइंट नंबर सी, वसूली अवधारणा। वसूली अवधारणा क्यों होगा, क्योंकि जो रिकवरी कॉन्सेप्ट हमारा है उसका मानना ये है कि जो भी पैसा हमें मिल रहा है, जो भी हमने कमाया नहीं है, ठीक है, जो भी हमें एडवांस पेमेंट मिल रहा है वो हम लायबिलिटी में दिखाते हैं। ठीक है, एडवांस पेमेंट हमेशा लायबिलिटी में दिखाते हैं, तो वो हमारे कमाए हुए पैसे नहीं होते हैं। तो इसीलिए हम उसको एज अ इनकम कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि वो कभी भी हमको वापस भी करा जा सकता है। भाई एडवांस में आपने पैसा लिया, काम पूरा नहीं किया, तो आपको एडवांस वापस करना पड़ेगा। इसीलिए उसको लायबिलिटी में दिखाया जाता है, उसको इनकम में नहीं दिखाया जाता। तो रिकवरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, अजम्पशन के अकॉर्डिंग, ये आपका आंसर वसूली अवधारणा सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्यवसाय में शुद्ध मूल्य से आशय है। शुद्ध मूल्य का मतलब क्या होता है, नेट प्राइस। ठीक है ना, नेट प्राइस कैसे आता है, तो फॉर्मूला देखिए लिखा हुआ है, समझिए। नेट प्राइस कैसे हम लोग निकालते हैं। पहला है चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व, मतलब चालू संपत्ति मतलब क्या हुआ, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। ठीक है, कुल अंश पूंजी मतलब जितने भी हमारी लायबिलिटीज़ हैं, और कुल संपत्ति मतलब टोटल एसेट्स। उसमें क्या है, कुल संपत्ति कल दायित्व मतलब जो हमारे लायबिलिटीज़ हैं, कुल लायबिलिटीज़ मतलब टोटल लायबिलिटी जो हमारे करेंट और फिक्स दोनों। ठीक है, तो इसमें सही आंसर आपका पॉइंट नंबर डी होगा, क्योंकि जितना भी टोटल एसेट्स होता है उसमें से हम जब अपने पूरे लायबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं तो हमारा
शुद्ध मूल्य आ जाता है, ठीक है। करेंट प्राइस आ जाएगा आपका, नेट प्राइस, ठीक है। नेट प्राइस का फॉर्मूला याद कर लीजिए, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। तब भाई जितना एसेट्स था और जितना लायबिलिटी हमने रखा था उसमें माइनस कर दिया, तो जो बचा वो हमारा पैसा हो गया, उसी को शुद्ध मूल्य कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, वसूली की अवधारणा है। अब वसूली की अवधारणा क्या है? वसूली मतलब रिकवरी। रिकवरी कब करते, रिकवरी का जो एजम्पशन है वो क्या कहता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, जब आदेश प्राप्त हो जाए, मतलब किसी को ने हमसे सामान मांगा तो क्या वहाँ पे वसूली कर सकते हैं पैसे की। दूसरा है, जब ग्राहक को माल की आपूर्ति दे दी जाए, या फिर हम जब ग्राहक को गुड्स पहुँचा देते हैं, कस्टमर को गुड्स पहुँचा देते हैं तब वसूली कर सकते हैं। या फिर जब देनदार की रकम प्राप्त हो जाए। अब अगर कोई देनदार है वो हमारे पैसा दे दे तो तब क्या हम तब वसूली करेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सोचिए क्या होगा। सब पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर आपका होगा ये पॉइंट नंबर बी, जब ग्राहक को माल की आपूर्ति दे दी जाए। तो ग्राहक को माल दे दिया गया है तो उस कंडीशन पे ही उसको हम रिकवरी कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, व्यवसाय में संभावित हानियों को आयोजन पूर्ण में ही कर लेनी चाहिए, ऐसा परंपरा है। तो क्या बता रहे हैं कि जो भी हमारा नुकसान होता है, ठीक है, उसको हमको पहले ही वो नोट कर लेना चाहिए। फ़ायदा भले ही नोट ना करें लेकिन नुकसान को पहले ही नोट कर लेना चाहिए। तो ये कौन से कॉन्सेप्ट में आता है सोचिए। तो इसका आंसर होगा पॉइंट नंबर वे, रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है, कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी अगर ऐसा केस हो रहा है जहाँ पे हमको लगे कि हाँ हमारा लॉस होने वाला है, तो हम उसको पहले ही अपने बिजनेस में दिखा लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट होने वाला है तो नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट इसका आंसर है। आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस हम लोगों के पीजीटी में जो आए हुए हैं हर एक साल उसी से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है, देखिए मैंने कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दिया है डिटेल, क्यों कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में क्या होता है। एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, मैं आपको समझा भी देता हूँ। दिस कन्वेंशन इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द पॉलिसी ऑफ द प्लेइंग सेफ। तो कंजर्वेटिज्म एक ऐसा कन्वेंशन है जो कि हमें प्ले सेफ के लिए कहता है। प्ले सेफ मतलब सुरक्षित रहिए। सुरक्षित कैसे रहेंगे, जब प्रॉफिट तो आएगा वो तो अच्छी बात है, लेकिन लॉस से जब आप जागरूक रहेंगे। देखिए क्या लिखा है, एंटिसिपेट ऑन नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉस। जो प्रॉफिट हो रहा है उसके पीछे तो भागना ही है, लेकिन अपने अकाउंटिंग में व्यवस्था बना के चलिए कि जो लॉस होने वाला है उससे आप बच सकें, ठीक है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चंस लिख के आते हैं तो आपको कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट इसका एग्जांपल देना है। जैसे इसमें एक एग्जांपल भी देखिए दिया हुआ है कि इन्वेंट्री को हमने वैल्यू किया, मार्केट प्राइस पता किया इन्वेंट्री का कितना है और करेंट प्राइस हमारा इन्वेंट्री का कितना है। जो कम था उसके हिसाब से हमने उसकी वैल्यूएशन की। क्यों? क्योंकि कम पे वैल्यूएशन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के अगर प्रॉफिट होता है तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन अगर प्रॉफिट पे कर देंगे, बाद में अगर आप लॉस में चले जाते हैं तो बिज़नेस भी लॉस में चला जाएगा। तो ये ध्यान देता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। अब आते हैं नेक्स्ट, रूढ़िवादिता। यही कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है कि सिद्धांत के आधार पे स्टॉक का मूल्यांकन। ये तो आपको मैंने अभी बता ही दिया, अब तो आंसर आप सही बता ही देंगे। 2013 पीजीटी, एकदम सही आंसर। बाजार मूल्य या लागत मूल्य में जो भी कम है, पॉइंट नंबर सी, वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसमें फॉर्मूला आपको इसमें दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड का, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या क्या है, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेप्थ। ये याद कर लीजिएगा बढ़िया से, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं, अभी इसमें आगे भी आएगा, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेप्थ। इक्विटी को हम लोग हिंदी में क्या लिखा है, देखिए
समता अंश पूंजी प्लस दीर्घकालीन ऋण। तो यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म डेप्थ हो गया। तो इसमें आपका अब देखना है आपको क्या चीज़ें आएंगी इसमें। और कैपिटल एम्प्लॉय का दूसरा फॉर्मूला क्या है, फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये देखिए क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि ये प्रायुक्त पूंजी का मतलब क्या है। प्रायुक्त पूंजी मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आएगा, तो आप समझ ही गए, समता मतलब इक्विटी हो गया। ये जो मैंने आपको बताया, देखिए समता अंश पूंजी, क्षमता मतलब इक्विटी हो गया, और दीर्घकालीन ऋण का मतलब यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गया। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दोनों आपने जोड़ दिया, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला आ गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ डिटेल्स बताई गई हैं, कुछ क्वेश्चन एंटिटी कॉन्सेप्ट के भी हैं। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में आपको बता दिया है कि इसमें जो बिजनेसमैन अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम इसमें ध्यान देते हैं। तो जितने भी हमारे प्रोप्राइटर जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए उसका अलग से कैपिटल अकाउंट बनता है, और जो पैसा निकालते हैं उसका अलग से ड्राइंग अकाउंट बनता है। तो ये एंटिटी कॉन्सेप्ट के वजह से ही बनता है, नहीं तो ये ना बनता। तो कभी कभी एग्ज़ाम में आप देखोगे कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें पूछ लेगा, और पूछेगा कौन से कॉन्सेप्ट में आता है। ड्राइंग अकाउंट से रिलेटेड पूछेगा कौन से कॉन्सेप्ट में आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये सब एंटिटी कॉन्सेप्ट में अंदर आएगा। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पूंजी खाता अब देखिए पूंजी खाता पूछ लिया, किस अवधारणा के अंतर्गत आता है। तो पूंजी खाता आप समझ ही गए कि यहाँ पे क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट। पूंजी खाता मतलब कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट किस में आता है, तो आंसर आपका पृथक व्यवसाय, यही आपका एंटिटी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एंटिटी कॉन्सेप्ट में आता है पूंजी खाता, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पूंजी खाता इसलिए बनाते हैं ताकि ओनर का बिजनेस जो है वो अलग रहे, और जो प्रोप्राइटर है मतलब ओनर अलग रहे और बिजनेस अलग रहे। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको याद करना है, कई बार पूछ चुका है एग्ज़ाम में कि भारत में, इंडिया में जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कब इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर है 1977। अब बच्चों को कैसे याद कराएं 1977, तो हमने बताया भाई अकाउंटिंग जो है वो विदेश से इंडिया में आई, क्योंकि जो इनकी अकाउंटिंग, मॉडर्न अकाउंटिंग के फादर हैं वो विदेशी हैं। तो हम लोग पुराने ज़माने में विदेशी को क्या कहते थे, 7 समुंदर पार कहते थे। तो देखिए 7 2 बार लिखा है, माने 14 समुंदर पार हो गया, बहुत दूर से अकाउंटिंग आया हुआ है। ठीक है, तो हमने ऐसे बच्चों को याद दिला दिया है। 21 अप्रैल 1977 याद कर लीजिए, क्योंकि डेट भी कई बार पूछ सकता है। और इंडियन स्टैंडर्ड का डेट तो पूछता ही है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का, और इसको हम लोग ASB भी कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है, अप्रैल को हमारे देश में प्रमुख न्याय के रूप में भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने ASB बोर्ड की स्थापना की, और जो हमारे देश को प्रचलित विभिन्न लेखा नीतियों के विधाओं में सामंजस्य स्थापित किया। तो ये याद रखिएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। देखिए क्वेश्चन भी आ गया, आपको याद है भाई 1977, 7 समुंदर पार। ठीक है, तो इसमें देखिए एक एक्रूअल प्रिंसिपल मैंने यहाँ थोड़ा समझा दिया है, क्योंकि इसके भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं। तो एक्रूअल प्रिंसिपल इज एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट रिक्वायर ट्रांजैक्शन टू बी रिकॉर्डेड इन द टाइम पीरियड व्हेन दे आर अकर। तो इसमें क्या बता रहा है, एक्रूअल प्रिंसिपल ये कहता है कि वो ट्रांजैक्शन तभी लिखिए जब वो ट्रांजैक्शन उस साल हुआ हो। जैसे एग्जांपल, कोई रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट आपने जो पे करना है, आप इस साल पे करना था लेकिन आप इस साल पे नहीं कर पाए, आप अगले साल पे कर रहे हैं। तो अगले साल पे कर रहे हैं, ये मतलब नहीं है कि अगले साल के खर्चे में दिखाएंगे, आपको इसी साल के खर्चे में दिखाना पड़ेगा।
यही एक्रूअल प्रिंसिपल कहता है। जिस साल आप को काम कर रहे हो, जिस साल का वो चीज़ है उसमें दिखाइए, चाहे पैसा मिला हो चाहे ना मिला हो, पैसा अगले साल भी मिलेगा तो चलेगा। तो ये कहता है एक्रूअल प्रिंसिपल। देखिए, एक्रूअल कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? रेवेन्यू से, आइटम से, डेप्रिसिएशन से, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा आपका रेवेन्यू से। तो रेवेन्यू से क्यों रिलेटेड है? क्योंकि रेवेन्यू यहाँ पे बताता है कि किस साल का पैसा कब आना है। ठीक है, तो उसमें आप छांटते हैं कि जिस साल का पैसा कब आया है और किस साल का है। तो जिस साल का है उस साल में आप दिखाएंगे। ठीक है, जिस साल आया है उस साल नहीं दिखाएंगे। जिस साल का प्रॉफिट होता है उस साल में आप इसको दिखाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग क्वेश्चन इज करेक्ट। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन तो आपको पता ही है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब देखिए इसमें कैपिटल प्लस लाइबिलिटी कौन सा है? तो देखिए पॉइंट नंबर बी, लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी, यही आपका सही है। कंफ्यूज करने के लिए इतने आंसर्स दिए गए हैं। अपने बेसिक्स याद रखिए, आराम से एग्ज़ाम में दे के आएंगे। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है, बस खाली आपको समझना होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन को 30 सेकंड देना होता है ध्यान से। नेक्स्ट आते हैं, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की बात करें तो क्या होता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट? यहाँ पे हम वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो पैसे से रिलेटेड है। जो ट्रांजैक्शन पैसे रिलेटेड नहीं है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, मैनेजिंग डायरेक्टर का हेल्थ पैसे रिलेटेड नहीं है, क्वालिटी ऑफ गुड्स पैसे रिलेटेड नहीं है, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी मतलब क्या हुआ, कितने की लागत है, कितने का वैल्यू है, करंट सिचुएशन क्या चल रही है उसकी, कोई भी प्लांट मशीनरी हमारे पास है। तो यहाँ पैसे की बात आ गई, तो यही आपका आंसर है, पॉइंट नंबर सी। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन डुअल एंट्री कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड। तो डुअल एंट्री कॉन्सेप्ट पे कौन सा रिकॉर्डिंग होता है? तो सिंपल सा बात है, डबल एंट्री सिस्टम। इसको आपको नया नया नाम देगा, डबल अकाउंट सिस्टम, डबल अकाउंटिंग सिस्टम, ऐसे अलग अलग ऑप्शन देगा। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर डबल एंट्री सिस्टम ही होता है। ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट होता है डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट होता है, ये ऊपर दिया ही है। तो डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, और इसके अंदर आता है डबल एंट्री सिस्टम, इसको भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं, द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज एन अंडरलेइंग बेसिस फॉर। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट किस में आता है? देखिए, डेप्रिशिएटिंग द फिक्स एसेट्स ओवर द यूजफुल है, कंसोलिडेटिंग द अकाउंट बाय सब्सिडरी कंपनीज इन देयर पेरेंट कंपनीज, डिस्क्लोजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़, डिस्क्लोजिंग द सेल्स एंड ऑपरेशंस। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट किस में सूट करता है। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट सिंपल ही कहता है कि बिजनेस शुड गो इन लॉन्ग रन, बिजनेस लंबे समय तक चलना चाहिए। तो बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, वो किस तरीके से दर्शाएगा, वो देखेगा, उसका नज़र जाएगा बिजनेस के एसेट्स पे। अगर आप एसेट्स पे डेप्रिसिएशन हर साल लगा रहे हैं तो इसका मतलब हुआ आपने ये महसूस किया कि बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद करना है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में हमारा आएगा डेप्रिसिएशन। लोग डेप्रिसिएशन छोड़ के सब चीज़ टिक लगा देते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि डेप्रिसिएशन जब कोई बिजनेसमैन लगाता है एसेट्स पे तो ये उस समय उसकी वैल्यू क्यों कम कर देता है कि अगले साल उसको उतना पैसा, अगले महीने उसको और उतना पैसा कमाना है, उस एसेट्स का पैसा निकालना है। तो इसीलिए डेप्रिसिएशन हमारा जो होता है वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में आता है, क्योंकि यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म बिजनेस के बारे में सोचते हैं, इसीलिए थोड़ा डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अगर लॉन्ग टर्म बिजनेस के बारे में सोचा तो एक साल में डेप्रिसिएशन लगा के ख़त्म कर दें। आपने भी डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस लगाए हैं तो आपको भी आइडिया होगा कि अलग अलग डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन क्यों लगाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन इज एप्लीकेबल। आंसर है प्रोवाइडिंग फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, मेकिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, क्रिएटिंग रिजर्व। अब देखिए कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म फिर से आ गया। तो कंजर्वेटिज्म में आपको क्या बताए थे कि जो भी गलतियां होने वाली हैं, जो भी लॉस होने वाली है उसको पहले नोट करिए,
उसके बाद कुछ नोट करिए चाहे मत नोट करिए। तो आंसर क्या होगा? बी, क्योंकि बी प्रोविज़न हम बनाते हैं डाउटफुल डेब्ट्स का, तो ये भी हमारा एक लॉस होता है कि यहाँ फ्यूचर में चल के हमारा एक लॉस होगा। तो इसीलिए को इसका आंसर हमारा हो गया आंसर नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ अपीलिंग इंडियन नोट रिगार्डिंग द कंटिजेंसी लायबिलिटी इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज परसुएंट टू। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे कि कंटिजेंट लायबिलिटी माने क्या होता है? जो लायबिलिटी अचानक से आ जाए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पे किस स्टेटमेंट को हम सही मानेंगे? यहाँ पे कंजर्वेशन एंड कंसिस्टेंसी है, मनी मेजरमेंट, कन्वर्टिज्म होगा, फुल डिस्क्लोजर। तो सही आंसर आपका यहाँ पे कंजर्वेटिज्म होगा। पॉइंट नंबर सी। क्यों कंजर्वेटिज्म होगा? क्योंकि यहाँ पे फिर से कंटिजेंट लायबिलिटी के बारे में बता रहा है कि अचानक से कोई लायबिलिटी हमारे बिजनेस में आ गई, कोई केस वेस हार गया बिजनेस, ठीक है। तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो नुकसान होने वाला है पहले उसको दिखाओ। तो इसीलिए इसको हम लोग ने कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में लाके दिखा दिया। अब आते हैं नेक्स्ट, एडवांस मनी रिसीव फ्रॉम द कस्टमर फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस गुड्स इन द फ्यूचर इज कॉल्ड। अब एडवांस मनी अगर आपको किसी से मिल रहा है, ठीक है, आपके कस्टमर से, कि आप बाद में असेसमेंट ईयर स्टार्ट फ्रॉम, तो असेसमेंट ईयर आप जानते ही हो किस साल हम लोग उसको असेसमेंट करते हैं कोई भी जो टैक्स का, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर होता है जिस साल हम टैक्स लगाते हैं, और प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल का टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर कब आता है? तो इसका आंसर होगा, आपको पता ही है, लगाइए, 1 अप्रैल। वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। कहाँ पे इसका प्रधान कार्यालय है? 2010 में पूछा गया है। तो नॉर्मली तो आंसर हम लोग वही लगाते हैं, मुंबई, लेकिन यहाँ मुंबई गलत है, आपका आंसर आएगा कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक किसको माना गया? मतलब फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग। सोचिए क्या होगा इसका आंसर? बच्चे फिलिप पोर्टर लगा के चले जाते हैं, गलत है। फिलिप पोर्टर मार्केटिंग के हैं वो, ठीक है। तो आपको याद रखना है लुइस पेसिओली। पॉइंट नंबर सी जो है वो आपका आंसर सही है, लुइस पेसिओली को, ठीक है। बहुत ही स्टार्टिंग में इन्होंने अकाउंटिंग के बुक्स लिख दिए थे 1494 में। तो डेट भी याद कर सकते हैं, 1494 में इनके बुक्स आ गए थे अकाउंटिंग के, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक कार्य लेखांकन का नहीं है? मतलब अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग के वर्क में क्या नहीं आता है? प्रॉफिट अर्न करना, वैधानिक आवश्यकता का पूरा करना, व्यवसाय की संपत्ति की रक्षा करना, अभिलेखन को व्यवस्थित करना। तो पहला आंसर आपका है लाभ अधिक्रमित करना, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वो एक अकाउंटेंट का काम नहीं होता है, वो काम बिजनेसमैन का होता है। इसके अलावा जो तीनों पॉइंट है ये आपका एक अकाउंटेंट का काम होता है कि हाँ वो सारे संपत्ति की रक्षा करे। संपत्ति की रक्षा कैसे करे? गार्ड बन कर वहाँ ना खड़ा हो जाए। संपत्ति की रक्षा सही डेप्रिसिएशन लगाता है, ठीक है। जो डेप्रिसिएशन लग रहा है हर साल उसको लगाता है, तो उससे क्या होता है, संपत्ति के डेप्रिसिएशन से एक अलग से पैसा इकट्ठा हो जाता है, जो कि हम आगे चल के और संपत्ति खरीद सकते हैं। ये होगा आपका पहला आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कंपनी एकीकरण के संबंधित लेखांकन किस लिए? तो एकीकरण किस में आया है? तो ये आपका आएगा AS 14 में, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो है वो आपका एमालगमेशन ऑफ कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करता है।
ठीक है। तो एमालगमेशन ऑफ कंपनीज के बारे में जो भी चीज़ें आएंगी वो हम AS 14 में टिक लगाएंगे। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा समीकरण है, कौन सा है, आपको ये इक्वेशन याद ही होगा, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो पॉइंट नंबर सी आपका सही आंसर है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आप देख रहे हैं कि पीजीटी में भी इतने सिंपल क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो अगर आपका 11th का बेसिस क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चंस लगा ले जाएंगे, क्योंकि हमारे वीडियो में ज़्यादातर जो हम लोगों ने पीजीटी के क्वेश्चंस पूरे अलग कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। अब लेखांकन AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के बारे में बोल रहा है कि अनुसार क्रय प्रतिफल भुगतान होता है जिसमें निम्नलिखित में से किसको एक को देय है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम कुछ खरीद रहे हैं, मतलब यहाँ पे जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में क्या होता है, हम पूरी एमालगमेशन होता है तो कंपनी ही पूरी खरीद लेते हैं। ठीक है, तो ये किस में आता है, क्या पॉइंट आएगा इसका, किसको दे है। तो इसका आंसर आपका होगा आंसर नंबर डी, आशंकधारी, मतलब यहाँ पर अंशधारी मतलब शेयर होल्डर्स को। ठीक है, कोई भी अगर हम प्रतिफल खरीद रहे हैं, कोई भी चीज़ हम खरीद रहे हैं तो उसका जो पेमेंट है हम वो उसको शेयर होल्डर्स को पे करते हैं। ये 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है उसको आपको डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 से कई बार क्वेश्चंस पूछे जा सके हैं। ये देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के बारे में डिटेल कुछ यहाँ पे दे दिया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इज द अकाउंटिंग फॉर द एमालगमेशन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द रिजल्टिंग गुडविल और द रिजर्व और गुडविल को भी इसको ट्रीट करता है। कौन से रिजर्व गुडविल को, जो कंपनी की खरीद बिक्री के बाद जो आउटकम आता है। However, some of all its requirement is also applicable to the financial statement of the company. Accounting standard does not cater to the case of acquisition. Acquisition में ये नहीं आता, amalgamation में आता है। ठीक है, such acquisition may be take place when the acquiring the company purchase whole part of the share. Further, the acquisition are undertaken in the return of either payment, cash or issue of share securities. In fact, the difference of the acquisition from the amalgamation is that to acquired the companies is not dissolved and thus it continue to exist in the separate legal entity. एमालगमेशन में होता क्या है, जो कंपनी हम खरीदते हैं, एक्वायर करते हैं, वो डिज़ोल्व नहीं होता, वो चलता रहता है उसी कंपनी में। तो ये है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और भी क्वेश्चन अभी हम लोग पीजीटी का पार्ट बना रहे हैं, उसको भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए अपने से। ठीक है, मैं तो कहूँगा म्यूट करके पूरा सॉल्व कर डालिए। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन के लिए फिर आप प्ले करिएगा, उससे आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू।